अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर इमरान शहज़ाद आपसे बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे काम में बेहतरी अता करे, आसानी अता करे, मुझे समझाने और आपको समझने की हिम्मत अता करे। अभी तक हमने एक इनकम टैक्स को एट अ ग्लैंस हमने देखा था, ओवरव्यू लिया था। इनकम टैक्स के अंदर हमारे पास तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1 कि हम कौन हैं, प्रोफाइल, उसमें तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई थी। नंबर 1 पर्सनल स्टेटस, नंबर रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स ईयर। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, मैं कौन हूँ। नंबर 2 मेरी इनकम क्या है और नंबर 3 मेरा टैक्स क्या है। फिर उसके बाद हमने एक और डिस्कशन इसमें रखी कि भाई ये ऑर्डिनेंस क्या है जिसको हमने देखना है। हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इनकम टैक्स रूल्स हैं हमारे पास। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में प्रोविजंस हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस चैप्टर्स में डिवाइडेड है और जहाँ चैप्टर के अंदर डिफरेंट इश्यूज़ को डिस्कस किया जाए, वहाँ पर क्या किया जाता है कि उन चैप्टर्स के अंदर उसके आगे पार्ट्स बना दिए जाते हैं और अगर किसी पार्ट को फर्दर डिवाइड करना हो तो डिविजन्स बना दी जाती हैं और इस तरह से सेक्शन चलते हैं। हमारे जो सेक्शन चलते हैं ऑर्डिनेंस के अंदर, ये इस बात से नहीं रुकते कि चैप्टर चेंज हो गया, ये कॉन्टीन्यूस रहते हैं। किसी सेक्शन में कोई अमेंडमेंट आ जाए, एक नया सेक्शन ऐड करना हो तो उस सेक्शन के साथ अल्फ़ाबेट्स लगाए जाते हैं। तो आपको किसी सेक्शन के साथ अल्फ़ाबेट्स मिलें, जैसे 37 और 37A मिल जाए, तो आप समझ जाएंगे 37A ओरिजिनल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का पार्ट नहीं है। इस ऑर्डिनेंस में जो चेंज की जाती है वो थ्रू फाइनेंस एक्ट की जाती है। फाइनेंस बिल पेश होता है, उसके ऊपर असम्बली में पास होता है, प्रेसिडेंट साइन करते हैं और उसके बाद उसको ऑर्डिनेंस का हिस्सा बना दिया जाता है। और हमारा जो फाइनेंस एक्ट है नॉर्मली प्रोस्पेक्टिव अप्लाई होता है। जून में इसकी अप्रूवल होगी, जून के बाद जुलाई से लेके ऑनवर्ड नेक्स्ट 30 जून तक इसकी एप्लीकेशन वो होगी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के साथ इनकम टैक्स रूल्स मौजूद हैं जो उसको एक्सप्लेन करते हैं। हर चीज़ ऑर्डिनेंस में मौजूद है जिसके ऊपर लॉ उसकी फ्रेमिंग करना चाहता है, लेकिन हर ऑर्डिनेंस की चीज़ के अगेंस्ट रूल्स नहीं है। पहले सुनिए फ़र्क क्या है दोनों में। अगर ऑर्डिनेंस में कहीं पर लॉ को किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़े तो उसके लिए रूल्स बना दिए जाते हैं, राइट। रूल्स के अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी जाती है। मिसाल के तौर के ऊपर लॉ में लिखा हुआ है कि जनाब वो साहब जो पाकिस्तान में 183 डेज़ या उससे ज़्यादा दिन गुजारेंगे वो रेजिडेंट होंगे। मिसाल दे रहा हूँ। अब वो दिन कैसे काउंट किए जाएंगे ये लॉ में नहीं है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नहीं, ये रूल्स में आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन है कौन कौन से दिन को काउंट किया जाएगा, राइट। ये चीज़ें रूल्स और ऑर्डिनेंस में ये फ़र्क है। उसके बाद हमारे पास जो फर्दर चीज़ें जो चलती हैं ऑर्डिनेंस के साथ, इसके साथ हमारे पास क्या होता है, कुछ SROs आते हैं, उनको नोटिफिकेशन भी कहा जाता है। SROs और नोटिफिकेशन क्या करते हैं, ये लॉ को चेंज भी करते हैं साल के दौरान, और अक्सर नोटिफिकेशन जो होते हैं वो नेक्स्ट बजट में अप्रूव होकर ऑर्डिनेंस का हिस्सा बन जाते हैं, राइट। ये मैंने आपको एक बेसिक उसकी कंस्ट्रक्शन बता दी, ऑर्डिनेंस से आप देख सकते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो फर्स्ट शेड्यूल है वो आपको टैक्स रेट्स के ऊपर बात करता है और उसका जो पार्ट 1 है उसके अंदर आपको टैक्स लाइबिलिटी के रेट्स मिलेंगे। यानी फर्स्ट शेड्यूल जो ऑर्डिनेंस के साथ उसका एक हिस्सा है, उसके अंदर जो पार्ट 1 है उसके अंदर अगर कोई भी रेट आपको मिलेगा तो आप समझ जाएं कि ये टैक्स लग रहा है, इस साल के एंड के ऊपर इसकी एप्लीकेशन हो रही है। और फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 2 और पार्ट 3 जो हैं वो एडवांस टैक्स की बात करते हैं, साल के दौरान कैसे टैक्स लगता है। हमारा जो टैक्स है एक साल के दौरान लगता है, 1 जुलाई से 30 जून तक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वो उसकी एप्लीकेशन होती है। इसके दौरान जो टैक्सेस लग रहे होते हैं इनको हम टैक्स लाइबिलिटी नहीं कहते। लाइबिलिटी से क्या मुराद, जो मैंने साल तक इस पाकिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल किया उसके बाद जो मैंने टैक्स देना है
वो आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 में नॉर्मली नहीं मिलेंगे। ये मिलेंगे ट्रांजैक्शंस के ऊपर, एडवांस टैक्स की शक्ल में आपको मिलेंगे। आपने टेलीफोन का बिल पे करना है, उसके ऊपर कितना टैक्स होगा, आपने इंपोर्ट की, आपने एक्सपोर्ट की, राइट, एडवांस टैक्स की शक्ल में कितना होगा, कैश विड्रॉ किया, गाड़ी परचेज़ की, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ये टैक्सेस आपकी एडवांस की शक्ल में जा रहे होते हैं, कलेक्शन की शक्ल में, डिडक्शन की शक्ल में। पार्ट 1 जो है वो आपके साल के एंड के रेट्स आपको बताता है कि भी अब आपकी जो एनुअल इनकम है उसके ऊपर आपने कितना टैक्स पे करना है, वो पार्ट 1 के अंदर होंगे, राइट। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और 3 में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। पार्ट 1 और चीज़ है, 2 और 3 की करैक्टरिस्टिक्स सेम है। यानी इसको ऐसे समझ लें कि पार्ट 1 में पार्ट 2 और 3 माइनस होते हैं, राइट। पार्ट 2 और 3 साल के दौरान का हिस्सा है और नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, और पार्ट 1 जो है वो हमारा जो है नॉर्मली साल के एंड पे। एक्सेप्शंस आर देयर, ये मैंने आपसे ऑर्डिनेंस की बात की है। इसके बाद वो जो 3 हिस्से थे मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन किया कि ये 3 हिस्से हमारे कौन से हैं, प्रोफाइल, इनकम और टैक्स। आज जो हमारा पहला सेगमेंट होगा वो होगा पर्सन के ऊपर बात करेंगे। पर्सन को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि पर्सन के चेंज होने से आपका टैक्स लायबिलिटी चेंज हो जाएगी। ये बात आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू मैनेज योर टैक्स, इफ़ यू वांट टू इनकॉर्पोरेट योर ऑर्गेनाइजेशंस, आपको पर्सन को समझना पड़ेगा कि पर्सन कौन है, राइट। पर्सन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 उसका पर्सनल स्टेटस और नंबर 2 उसका रेजिडेंशियल स्टेटस। फिर आप पर्सन कौन से हैं या आप किसी पर्सन के साथ क्या डील कर रहे हैं, वो कौन है, ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। दोबारा सुनिएगा बड़ी तसल्ली के साथ। आप पर्सन हैं तो आपके ऊपर टैक्स लग रहा है। अगर आप किसी और पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसके साथ डील करेंगे तो टैक्स की इम्प्लीकेशन में चेंज आएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको समराइज़ करते हुए बता दूं, जो भी एसेट है जो आप बेच रहे हैं, राइट, तो एक है एसेट के बिकने से जो इनकम आती है, उसको अलग से आपने अंडरस्टैंड करना है, और एक है वो एसेट इनकम को जनरेट कर रहा है। इन दोनों की टैक्स में इम्प्लीकेशन चेंज हो सकती हैं, ड्रास्टिकली इनकम इनमें डिफरेंस आ सकता है, उसको भी आपने अंडरस्टैंड वो करना है, राइट। टैक्स रेट चूँकि एग्ज़ाम के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए अब जो है हम टैक्स रेट के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, उसके ऊपर उसको याद करने की भी ख़ास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम कहते हैं जिस हद तक पॉसिबल हो आप टैक्स रेट्स को क्या कर लें, याद कर लें, राइट। इसी तरह सर्कुलर्स होते हैं जो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करता है। ये बातें इसलिए ज़रूरी हैं कि आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो कॉमन रूल्स हैं, हमारा वो चैप्टर आपके पास वो लेक्चर मौजूद है जिसके अंदर कॉमन रूल्स यानी ऑर्डिनेंस जो है उसके जो कॉमन रूल्स हैं, जो उसकी जो बेसिक फ़िलॉसफी है, जो उसको जो जनरलाइज़ करती है, वो चीज़ों को इंटरप्रेट करती है, उसकी फाउंडेशन क्या है, वो कॉमन रूल्स हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। उसके बगैर आपका पेपर नहीं बन सकता। पहले बात ये याद रखिएगा कि उसको आपको पता होना चाहिए। आज हम चलते हैं पर्सन को डिस्कस करते हैं, पर्सन की टाइप्स क्या हैं, पर्सन की टैक्सेशन की इम्प्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ। नहीं जी, आज हमारा जो प्रॉपर जो काम है वो शुरू हुआ। किताब को शुरू करने से पहले, बुक को, मैं एक जिसको कहते हैं तमहीद बांधना चाहता हूँ। पहले मैं एक विज़न आपका सेट करना चाहता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट स्टेज है पर्सन को अंडरस्टैंड करना। बार बार ये वर्ड इस्तेमाल होगा, पर्सन पर्सन पर्सन। तो हमें पहले जो है वो पर्सन को अंडरस्टैंड करना है कि पर्सन क्या है। हम 2 डायरेक्ट चीज़ों को आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, पर्सन और उसका पर्सन के चेंज होने से क्या टैक्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। यानी आज मैं पहला सिरा और आखिरी सिरे दोनों को यकदम जो है वो मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले है जी हमारे पास पर्सन किसको कहते हैं। देखें, लॉ जो है वो बात चीज़ों को डिफ़ाइन करता है, ये बात याद रखें।
अगर वो डिफ़ाइन कर दे, डेफिनेशन उसकी प्रोवाइड कर दे, तो फिर हम डिक्शनरी के मीनिंग्स को छोड़ देंगे। जैसे आपके सामने मैंने पर्सन लिखा हुआ है, तो पर्सन से क्या मुराद है? पर्सन से मुराद आम पर्सन नहीं है, क्योंकि लॉ ने इसको डिफ़ाइन कर दिया। पर्सन से मुराद है कोई इंडिविजुअल, राइट। पर्सन से मुराद है कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और पर्सन से मुराद है कंपनी, और पर्सन से मुराद है फेडरल गवर्नमेंट। ये पर्सन से ये मुराद है। इनको पहले हम हल्का हल्का ज़रा डिस्कस कर लें। इंडिविजुअल, आम शख्स जिसको आप कहते हैं, वो कारोबार करता है, जो भी वो काम करता है उसको हम पर्सन कहते हैं, इंडिविजुअल कहते हैं। इंडिविजुअल को लॉ ने आगे फर्दर दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया। एक को उसने कहा जी सैलरीड, और ए इंडिविजुअल को उसने एक कहा उसने नॉन सैलरीड। सिंपल अल्फाज में सैलरीड वो जिसकी सैलरी है, नॉन सैलरीड जिसकी सैलरी नहीं है, इसके अलावा कोई भी इनकम है उसको हम नॉन सैलरीड वो कहते हैं। लेकिन उस शख्स के मुतल्लिक क्या होगा कि जिसकी सैलरी भी है और इसके अलावा उसकी इनकम भी है, राइट। इसको हम बाद में डिफ़ाइन करेंगे कि उससे क्या होगा, ये बात का मसला है। पहले ज़रा इनको हम देख लें। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कोई पर्सन आपस में मिल के एसोसिएशन बनाते हैं, वो 2, 3, 4, 10 इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। लॉ ने कोई लिमिट डिफ़ाइन नहीं की। कंपनी ना हो, वो इंडिविजुअल कोई भी काम कर रहे हैं। तो जैसे पार्टनरशिप फर्म, बिल्कुल सादा मिसाल में आपको समझा रहा हूँ कि जैसे पार्टनरशिप फर्म है उसकी, उसको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं। इसके लिए आप एग्ज़ाम में एओपी का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कॉमनली ये वर्ड यूज़ होता है, इसमें कोई इशू नहीं है। 2 इंडिविजुअल, 4 इंडिविजुअल मिल जाएं, या 2 एओपी आपस में मिलकर किसी काम को शुरू कर लें, वो भी एओपी कहलाएगी। 2 मुख्तलिफ पार्टनरशिप फर्म मिल जाएं तो वो भी एओपी है। और 2 कंपनीज मिलके काम करें तो वो 2 कंपनीज क्या होंगी, वो भी एओपी कहलाएंगी। यानी अब 3 हो गए ना। एक आपके पास हो गई लेट्स सपोज एक्स लिमिटेड, एक हो गई वाई लिमिटेड। इन दोनों ने मिलके मोटरवे का ठेका उठा लिया और मोटरवे बनाना शुरू कर दिया, तो हमारे पास 3 पर्सन आ गए। 2 ये कंपनीज, एक एक्स, एक वाई और एक एमडब्ल्यू, ये एओपी बन गई। तो ये 3 लोगों का टैक्स कैलकुलेट होगा, 3 पर्सन का टैक्स कैलकुलेट होगा, एक्स लिमिटेड का, वाई और एओपी का। तो ये इस तरह से भी हो सकता है, ये किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं। ये एक इंडिविजुअल हो, एक कोई पार्टनरशिप फर्म हो जाए और एक कोई कंपनी हो जाए, इस तरह से भी पार्टनरशिप फर्म बन सकती है। ठीक है, कोई ड्यूरेशन इसके लिए कोई लाजमी नहीं है कि 6 साल के लिए हो, 2 साल के लिए हो, ये अलग से काम कर सकते हैं। ये एओपी है। और एक है कंपनी। अच्छा, कंपनी जब मैंने लिखा तो मैंने ऊपर फेडरल गवर्नमेंट लिखा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं लिखा, क्योंकि कंपनी की डेफिनेशन में ये चीज़ें आती हैं। अब ज़रा सुनिएगा, मैं ज़रा इसको रेज कर दूं। कंपनी को आगे जो हमें अंडरस्टैंड करना है, जो समझना है, वो कंपनी को किस किस पैरामीटर के अंदर हमें समझना है। एक होती है नॉर्मल कंपनी, जिसको लॉ ने कहीं नहीं डिफाइन किया हुआ, और एक होती है स्मॉल कंपनी, जिसको लॉ ने डिफाइन किया हुआ है, राइट। एक है पब्लिक कंपनी, एक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन,
NPOs, शौकत खानम, कशफ, ये सारी जो हैं इनको हम कंपनी की डेफिनेशन में लेकर आते हैं। अच्छा, अब देखिएगा इनको मैंने आइडेंटिफाई क्यों अलग अलग किया, उसकी एक वजह है। अच्छा, ये पहले मैं इसको ये बना क्यों रहा हूँ, इसकी वजह ये है टैक्स। बार बार कह रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट हमने क्या टेस्ट करना है कि पर्सन की जो क्लासिफिकेशन की गई है वो किस तरह से की गई है, उसके अंदर हमने टैक्स का इम्पैक्ट देखना है। अच्छा, अभी इसको देखेंगे कि ये स्मॉल कंपनी क्या है, लार्ज कंपनी क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, नॉर्मल कंपनी क्या है। पहले हम देखते हैं कि ये जो नॉन सैलरीड केस है और AOP, अगर इनके टैक्स की बात की जाए तो इन दोनों का टैक्स सेम है। यानी आप एक पार्टनरशिप फर्म है, आपका टैक्स, और जो आप नॉन सैलरीड केस में अगर आप फॉल करते हैं तो आपका टैक्स सेम होगा। ये अभी डिफाइन करेंगे कि सैलरीड और नॉन सैलरीड का कैसे पता चलेगा, अभी नहीं। अभी मैं सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ कि वो कैसे होगी। तो फर्म और नॉन सैलरीड के रेट्स क्या हो गए, सेम हो गए। जो कंपनी है उसका नॉर्मल कंपनी का रेट है 29%, स्मॉल कंपनी का रेट है 20%। पब्लिक कंपनी क्या चीज़ है देखिएगा, अब ज़रा बात गौर से सुननी है। पब्लिक कंपनी का लॉ ने कहीं कोई रेट डिफाइन नहीं किया हुआ। ऐसा नहीं कि पब्लिक कंपनी का ये होगा, प्राइवेट कंपनी का ये होगा, वो लॉ ने कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ। यहाँ मैं इसकी दूसरी कैटेगरी कंपनी की आगे मैं इसकी सब ऊपर क्लासिफिकेशन एक और लिख देता हूँ, वो है प्राइवेट कंपनी। तो लॉ ने पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया हुआ है, तो जो पब्लिक कंपनी नहीं वो प्राइवेट होगी। अब ज़रा क्लासिफिकेशन सुनिएगा। आप कहते हैं कि एक कंपनी है, वो या तो नॉर्मल होगी या वो स्मॉल कंपनी कहलाएगी, राइट। स्मॉल कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, ये अपनी कंडीशन की वजह से स्मॉल कंपनी में चली गई। किस वजह से चली गई, अपनी कंडीशंस की वजह से। वो कंडीशंस इसके ऊपर अगर अप्लाई होंगी तो ये किस में चली जाएगी, स्मॉल कंपनी में चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि एक प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी दोनों जो हैं ये स्मॉल कंपनी हो सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कंडीशंस हैं। वहां पब्लिक और प्राइवेट का नहीं, प्राइवेट और पब्लिक दोनों कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आ सकती हैं। उनको बेनिफिट क्या मिलेगा, उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि उनका जो रेट ऑफ टैक्स है वो उस साल 20% होगा। तो क्या एक कंपनी एक साल नॉर्मल में हो, दूसरे साल स्मॉल में चली जाए, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कोई लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। आप उन कंडीशंस को मीट कर लेंगे तो स्मॉल कंपनी में चले जाएंगे, अदरवाइज आप किस में, नॉर्मल कंपनी में चले जाएंगे। एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि मैं स्मॉल कंपनी का क्वेश्चन कर रहा हूँ या नॉर्मल कंपनी का क्वेश्चन कर रहा हूँ? उन कंडीशन से। अगर एग्जामिनर ने कंडीशन नहीं दी हुई तो आपके लिए जो है वो क्या है, नॉर्मल कंपनी है। और अगर वो कंडीशन डिफाइन कर दी हैं इफेक्टिवली तो फिर आपको देखना पड़ेगा क्या स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, मैंने रेट ऑफ टैक्स 20% लेना है या नहीं लेना। और तीसरी कंडीशन के एग्जामिनर आपसे एक्सप्रेसली कह सकता है कि एज अ नॉर्मल कंपनी क्या टैक्स होगा और एज अ स्मॉल कंपनी क्या होगा, ये भी बात आपसे पूछी जा सकती है, राइट। ये कंडीशन हो गई हमारी कि नॉर्मल कंपनी स्मॉल कंपनी में जा सकती है और एक दफ़ा से वो स्मॉल कंपनी नॉर्मल कंपनी में आ सकती है, अपने टैक्स रेट की वजह से भी हो सकता है। तो जब प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, अच्छा इसी तरह जो नॉर्मल कंपनी है ये भी प्राइवेट और पब्लिक हो सकती है, ये प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है और पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, ये बात भी हो गई। तो भाई जब प्राइवेट और पब्लिक में टैक्स की वजह से इम्पैक्ट ही नहीं है तो मसला फिर क्या है, लॉ को क्या प्रॉब्लम है इसको एक्सप्लेन करने की, उसको हमें अंडरस्टैंड करना। देखिए
मैंने अभी आपको पहले बताया कि आपको ये भी देखना होता है कि मेरी इंटरेक्शन किसके साथ हो रही है, उसका एक इम्पैक्ट है। आप जब शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से, प्राइवेट या पब्लिक होने की वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी चेंज हो सकती है। इसका मतलब एक कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक हो, नॉर्मली उसको टैक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाऊं या पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाऊं, मुझे टैक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे शेयर होल्डर को फर्क पड़ेगा। इसका मतलब प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का कॉन्सेप्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है? बीइंग अ शेयर होल्डर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं शेयर्स मेरे पास किस कंपनी के हैं, पब्लिक के हैं या प्राइवेट के हैं, ये इंपॉर्टेंट मेरे लिए चीज़ है। क्लियर होगी बात आपको कि कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा, उसके शेयर होल्डर को इसकी वजह से फर्क पड़ेगा, राइट? चलें आगे है जी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या चीज़ है? ये भी एक नॉर्मल कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी की डेफिनेशन में है, इसके ऊपर कंपनी के रेट अप्लाई होंगे। लेकिन एक इसके पास ऑप्शन है कि अगर ये कंडीशंस पूरी कर ले, राइट, गालबन 100C सेक्शन है, अगर ये कंडीशंस पूरी कर ले, वो कंडीशंस नॉर्मली क्या है अभी तक जो चल रही हैं, हो सकता है उसमें कुछ चेंज आ जाए बाद में, कि आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं अगर उनका 75% 75% उन जगहों पर इन्वेस्ट करें जिसके लिए ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, तो फिर आपका टैक्स रेट कितना हो जाएगा? 0%। ये आपको फर्क पड़ेगा, कितना पड़ेगा? 0% हो जाएगा। अगर आप उन कंडीशंस को पूरा नहीं कर रहे, सुनिएगा, अगर आप उन कंडीशंस को पूरा नहीं कर रहे तो आपके ऊपर नॉर्मल कंपनी के रेट्स लग जाएंगे, ये आपको फर्क पड़ेगा। ठीक हो गया? सैलरीड, नॉन सैलरीड, कंपनी की मैंने नीचे टाइप्स आपको बताई हैं। अच्छा, इसके अलावा स्मॉल कंपनी के साथ स्टूडेंट्स SME स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज से भी डिस्टर्ब होते हैं। पहले अब उसको समझते हैं कि वो क्या चीज़ है, मैं उसको भी ज़रा SME स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये क्या है? ये जो मैंने अभी नया आपको नीचे लिखा है, देखें, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई AOB भी हो सकती है और कोई कंपनी भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए उसका क्या शर्त है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में हो। यानी जब आपके पास SME का वर्ड आए तो उसके लिए आप सारे पर्सन को सोचें। सैलरीड तो नहीं हो सकता ना, कारोबार, ये तो कारोबार का वर्ड है ना। तो मैंने आपसे क्या कहा कि फिर आपने क्या सोचना है SME के लिए कि हो सकती है। ये क्या है? अगर आप, ये भी कंडीशनल है, दोबारा सुनिएगा, स्मॉल कंपनी कंडीशनल है, राइट, NPO कंडीशनल है, SME कंडीशनल है। इसको फ़र्क क्या है? इसके लिए लॉ ने रिड्यूस रेट्स दिए हुए हैं, रिड्यूस्ड टैक्स रेट्स दिए हुए हैं। कहाँ पर? 14th शेड्यूल के अंदर, वो SME के लिए है। और ये जो रिड्यूस रेट्स हैं, इसको भी आगे उसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि क्या आप ये अपनी टैक्सेबल इनकम पर देना चाहते हैं, फिक्स देना चाहते हैं, या टर्नओवर पे देना चाहते हैं।
क्या कहा मैंने कि आगे इनसे पूछा गया कि आप ये टैक्स अपनी टैक्सेबल इनकम पर भी दे सकते हैं और आप इसको अपने टर्नओवर के ऊपर भी दे सकते हैं। क्या फ़र्क है दोनों में? टर्नओवर नॉर्मली सेल को कहते हैं और टैक्सेबल इनकम जो आपकी बॉटम पे इनकम आ रही है उसको आप कहते हैं। तो यहाँ पर इसको फ्लेक्सिबल रखा गया एसएमई को। एक तो रेट्स कम कर दिए गए, राइट। मैं बार बार कह रहा हूँ, इंडिविजुअल एओपी हो, कंपनी हो, कोई भी हो, इसमें फॉल कर सकते हैं। ये उनके लिए एक ऑप्शन मौजूद है कि टर्नओवर वो चाहें तो अपना टर्नओवर के ऊपर दे दें या टैक्सेबल इनकम की बेस के ऊपर अपना टैक्स दे दें। ठीक है ना। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो पहले क्या लिखते हैं? सेल, फिर आप इसमें से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, आप पहुंच जाते हैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लेस करते हैं अपने एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। क्लियर? और आप इसमें लेस करते हैं फाइनेंशियल चार्जेस, अदर इनकम को ऐड करते हैं आप, तो आप पहुंच जाते हैं अपनी टैक्सेबल इनकम के ऊपर। तो आपको लॉ ने ऑप्शन यहां पर एसएमई को दी है कि भाई आप चाहें तो आप इस फिगर पे टैक्स पे कर दें, आपके पास ऑप्शन है, और आप चाहें तो इस फिगर पे भी आप टैक्स पे कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि आपकी पहली शर्त यह है कि आप मैन्युफैक्चरर हों। अभी इसकी कंडीशन देख लेंगे। आप मैन्युफैक्चरर हों, राइट। और इसकी दूसरी शर्त यह है कि आप जो है ये आपका टर्नओवर जो है एक सर्टेन लिमिट से कम होना चाहिए। तो फिर आप एसएमई हो, दोनों शर्तें पूरी होंगी तो आप उसमें फॉल कर सकते हैं। फिर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी कि आप ये कर सकें। ये स्क्रीन देखिएगा जो मैं आपके साथ अभी शेयर हो रही है, ये मैंने कंप्रीहेंसिवली आपको इसका कर दिया। इसके साथ एक वर्ड और आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर, उसका नाम है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। परमानेंट इससे भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि यार ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है ये क्या है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली कोई भी नई चीज़ नहीं है। ये लफ्ज़ होता है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट, ये लफ्ज़ यूज़ होता है। ये भाई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी नहीं है। फ़िलहाल आप समझें, पाकिस्तान के अगर कोई इंडिविजुअल है किसी की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के तौर पे काम कर रहा है तो वो इंडिविजुअल है। वो अगर पार्टनरशिप फर्म की शक्ल में कोई काम कर रही है तो वो पार्टनरशिप फर्म है। वो तो रेजिडेंट है ना, वो पाकिस्तान की कंपनी है। कंपनी है तो कंपनी है, और उसके ऊपर कौन से प्रोसीजर अप्लाई होंगे, ये जो आपके सामने है, राइट। उसमें कोई नई चीज़ हमने अप्लाई नहीं करनी। ये बात आपको समझ आ जाए। तो पर्सन की जो पॉसिबल कंडीशंस आपको नज़र आ रही हैं वो ये वाली हैं। इसके बाद इन पर्सन टू पर्सन आपको टैक्स में एग्जेम्पशंस मिलेंगी, इनकम में भी और आपको टैक्स में भी इसकी एग्जेम्पशंस मिलेंगी। उसको भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि इनकम की कौन सी हैं और टैक्स की कौन सी जो है ना वो एग्जेम्पशन जो है वो किसके लिए अवेलेबल हैं। उसमें पर्सन चेंज हो सकता है, ऊपर नीचे वो जा सकता है। तो मैक्सिमम अभी जो मैंने आपके सामने जो चीज़ें रखी हैं वो ये वाली हैं कि पर्सन की जो टाइप्स हैं वो ये वाली हैं जिसका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलें अब ज़रा इन पर्सन को अपने डॉक्यूमेंट से देखते हैं, इनके टैक्स रेट्स देखते हैं, इसकी एक हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारे दिमाग के अंदर वो चीज़ें कुछ एस्टेब्लिश हो जाएं। ये एक डॉक्यूमेंट है, आपको ड्राइव में मिल जाएगा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है। सबसे देखिएगा कि पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 80 है हमारा, जिसमें पर्सन को डिफाइन किया गया। पर्सन मीन इंडिविजुअल, सेमी कॉलन से मुराद होता है ये लिस्ट चल रही है।
अ कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन इनकॉर्पोरेटेड एंड फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और एओपी को बाद में डिफाइन कर दिया, एओपी से क्या मुराद है, कंपनी से क्या मुराद है, मैंने आपको बता दिया। इसमें एनपीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये देखें ये आ रही हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इसमें आ रही हैं, ये भी इसकी फाइनेंस सोसाइटीज़ इसमें आ रही हैं, ट्रस्ट आ जाते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसमें आ गई, लोकल गवर्नमेंट्स इसमें आ गई, फर्म, राइट। यहाँ फर्म से मुराद ऊपर फर्म है, ये कंपनी के नहीं है, ये सारा उसने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अच्छा जी, भी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को नहीं हम छेड़ते, अभी हम चलते हैं जो पहला हमने स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्मॉल कंपनी किसको कहते हैं। सब सेक्शन 59A(b) ऑफ 2 में डेफिनेशंस हैं, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स दोनों में, और एफईडी में भी आपको सेक्शन 2 में डेफिनेशंस मिलेंगी, उसके लिए डेडिकेटेड है। मीन्स अ कंपनी registered on or after 1st day of July 2005 under the Companies Act 2017 which paid up capital plus undistributed reserve does not exceed 50 million rupees। ये मेरा ख्याल है कि चेंज हो गई है, मैं एक मिनट ठहरिएगा ज़रा, इसको ऑर्डिनेंस से ज़रा चेक कर लूँ। ये 50 मिलियन नहीं है, ये पुरानी डेफिनेशन कहीं से कॉपी हो गई है। कंट्रोल F स्मॉल कंपनी, ये है जी, नहीं जी ठीक है, 50 मिलियन रुपीस प्लस, ठीक है, फिर मैं गलत नहीं है जी, 50 मिलियन रुपीस ये डेफिनेशन लिखी हुई है, लेटेस्ट ऑर्डिनेंस मैंने खोला हुआ है, डज नॉट एक्सीड 50 मिलियन, डज नॉट एक्सीड 50 मिलियन। उसका जो कैपिटल है वो कम हो या इक्वल टू हो रुपीज़ 50 मिलियन के, उसके एम्प्लॉई जो हैं वो कम हो 250 एनी टाइम, वो 250 या उससे कम हो, उससे ज़्यादा ना हो। इज़ नॉट फॉर्म्ड, इज़ नॉट अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। आगे है एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 मिलियन, 50 मिलियन से ये ना हो। तो इसमें पहली चीज़ है हमारी कैपिटल की, दूसरी है एम्प्लॉयज़ की, तीसरा है एनुअल टर्नओवर का, राइट। ये है जी 50, 250 एंड 250। CEA ऐसे आप इसको याद करना चाहें तो कर सकते हैं कि यानी एक कंपनी अगर वो इन तीनों कंडीशंस को पूरा कर रही है और किसी कंपनी को स्प्लिट भी ना किया गया हो, उसको हम स्मॉल कंपनी कहेंगे। इसका बेनिफिट क्या है कि आपको रेट लगेगा 20%। आगे है जी SME, सब सेक्शन 59A ऑफ क्लॉज 59A ऑफ सब सेक्शन 59A ऑफ सेक्शन 2। SME means a person who is engaged in the manufacturing as defined in this and his business turnover in a tax year does not exceed 250 million। यहाँ देखिएगा पर्सन का लॉ ने वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो पर्सन से क्या मुराद है, कोई इंडिविजुअल, कोई एओपी या कोई कंपनी, ये सब के लिए ये होगा। ये बात इसमें ज़रा देख लीजिएगा कि मैन्युफैक्चरर हो प्लस उसका टर्नओवर, दोनों कंडीशन इसके ऊपर पूरी होनी चाहिए, तो फिर वो SME होगी, राइट। ये भी हमारे पास आ गया। पब्लिक कंपनी से क्या मुराद है, ये पब्लिक कंपनी इंपॉर्टेंट क्यों है, सब सेक्शन 47 और 2, कि हम जब इसके शेयर्स खरीद के बेचेंगे उस वक्त हमारे टैक्स के ऊपर इम्प्लीकेशन आएगी। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब हम इसके शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उसके ऊपर जो गेन होगा उसका जो टैक्स है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, इसलिए ये फिलहाल आपने समझना है। A company in which not less than 50% of the shares are held by the federal government, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं पर्सन को डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज इसका जो इम्पैक्ट है वो कहाँ आना चाहिए, कैपिटल गेन के अंदर।
ये इसका यहाँ इम्पैक्ट आना चाहिए कि जिसके फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इसके 50% नॉट लेस देन, यानी कम अज़ कम 50% या उससे ज़्यादा शेयर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हों, फेडरल गवर्नमेंट के पास हों या फॉरेन गवर्नमेंट के पास हों, और अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट और अ फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट। यानी फॉरेन गवर्नमेंट या तो खुद शेयर्स खरीद ले या वो क्या करे कि एक कंपनी बनाए होली ओन्ड कंपनी, उसके थ्रू किसी पाकिस्तान में कंपनी के 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स खरीद ले, वो भी पाकिस्तान के लिए पब्लिक कंपनी बन जाएगी। A company whose shares are traded on a registered stock exchange in Pakistan at any time in the tax year and which remain listed on that stock exchange at the end of that year। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक कंपनी जब आपने इन्वेस्टमेंट की तो कंपनी लिस्टेड थी, 30 जून को ईयर एंड पे जाके उसको डीलिस्ट कर दिया गया, तो आप किसके शेयर होल्डर हैं? प्राइवेट कंपनी के, पब्लिक कंपनी के नहीं है। अच्छा, दूसरा यहाँ सवाल ये है कि सर वो जो जिसके साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है वो प्राइवेट होती है, जिसके साथ लिमिटेड लिखा हो तो वो पब्लिक होती है। द आंसर इज नो। एक कंपनी जिसके साथ लिमिटेड लिखा हुआ है लेकिन वो इनमें से किसी कंडीशन को पूरा नहीं कर रही तो हमारे लिए पब्लिक नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनी कहलाएगी, राइट। तो जहां पर भी लॉ में पब्लिक कंपनी का वर्ड आएगा वो यही डेफिनेशन ली जाएगी। क्लियर होगी? या अ यूनिट ट्रस्ट। तो दो बेसिक कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, शेयर होल्डिंग की, नंबर 1, और नंबर 2 कि उसकी कराची स्टॉक एक्सचेंज में, अब हमारी एक ही स्टॉक एक्सचेंज है कराची स्टॉक एक्सचेंज, उसमें ईयर एंड पे लिस्टेड हो। अच्छा, आपने शेयर खरीदे प्राइवेट कंपनी के और वो कंपनी क्या हुई, बाद में जाके लिस्ट हो गई, तो अब आप पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर हैं। क्लियर? ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को हम बाद में देखेंगे, अभी हमारा वो इशू नहीं है। चलें, अब इसकी ये तो हमने इसको डिफ़ाइन कर लिया कंपनी को। अगर हम इधर जाके अब उसके ज़रा मेरिट्स भी लिख लें तो हमें ये काम करने में ज़रा आसानी होगी। स्मॉल कंपनी क्या है, इसके साथ क्या कंडीशन लॉ ने लगाई हुई है स्मॉल कंपनी की, इसको ज़रा आप देखें कि वो क्या होनी चाहिए। 50 मिलियन से ज़्यादा कैपिटल हो, 250 जो है वो उसका एम्प्लॉयज़ हों, उससे ज़्यादा ना हो, और टर्नओवर भी 250 मिलियन से ज़्यादा ना हो। और इसके साथ एसएमई की कंडीशन हमने लगा दी कि वो मैन्युफैक्चरर हो और उसका टर्नओवर 250 मिलियन से ज़्यादा ना हो। 250 मिलियन की टर्म स्मॉल कंपनी और एसएमई के लिए सेम हो गई। चलें, अब चलते हैं जी टैक्स रेट्स। ये कहाँ लिखे हुए हैं? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के अंदर ये रेट्स लिखे हुए हैं। द रेट्स ऑफ टैक्स इम्पोज ऑन इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक्सेप्ट अ सैलरीड इंडिविजुअल। तो ये किसके हो गए? नॉन सैलरीड और एओपी के रेट्स हो गए। टैक्सेबल इनकम है जी 6 लाख की, रेट कितना है जी 0%। टैक्सेबल इनकम 6 लाख से ज़्यादा, रेट कितना है जी 7.5%। यानी अगर आपकी इनकम जो है वो 7 लाख रुपया है तो उसमें क्या होगा, अमाउंट एक्सीडिंग 600,000, तो 600,000 इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। जो बैलेंस अमाउंट होगी उसका 7.5%, यानी 1 लाख रुपया, उसका 7,500 रुपया आपको टैक्स देना है नॉन सैलरीड केस में। अगर आपकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है और 12 लाख तक है तो फिर आपको 15,000 पे करना है। किस अमाउंट का? 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 8 लाख रुपया। मिसाल के तौर के ऊपर आपकी इनकम जो है वो 10 लाख रुपया है, ठीक है, तो आपको टैक्स कितना देना है इसके ऊपर? 15,000। मैं यहाँ इसका कलर चेंज कर लूँ ज़रा, प्लस 15% ब्रैकेट के बाद आपने अमाउंट लिखनी है 10 लाख रुपया, ये टैक्सेबल इनकम है, माइनस 8 लाख, तो आपका टैक्स कितना आ जाएगा?
देखिएगा जी 200,000 इंटू 0.15 30 प्लस 15,000 45,000, तो आपका टैक्स आ जाएगा 40। अब ये 15,000 कहाँ से आया ये ज़रा देखिएगा। ये जो अमाउंट आपको नज़र आ रही है ना 8 लाख जो माइनस हुई है, ये उसी का टैक्स है। ठीक है, तो ये जो आपको ब्रैकेट में जो पहली अमाउंट होती है ना, वो जो इसकी एक्सीडिंग अमाउंट होती है, ये उसका याद रखें टैक्स होता है। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप 8 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करें तो 8 लाख पे 8 लाख किस में फॉल कर रहा है, सेकंड स्लैब में, तो आएगा आपका 8 लाख माइनस 600,000 जो इसका रेट है आपको नज़र आ रहा है सामने, ये वाला अमाउंट एक्सीडिंग 7.5%। तो आप देखें 2 लाख का 7.5% लेंगे तो क्या आ गया 15,000। तो इस तरह से आपको ये सेकंड स्लैब आ गई, बार बार पढ़ने में रिडंडेंट होगी, 75,000 आ गया। 24 लाख वाली नेक्स्ट स्लैब है, उसमें 3,15,000 रुपया इसका टैक्स रेट आ गया। जिस तरह भी आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, 7 स्लैब्स इसमें मौजूद हैं। अगली है जी वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी एक्सीड 75% ऑफ हिज टैक्सेबल इनकम, द रेट ऑफ इनकम टू बी अप्लाइड शैल बी सेट आउट एज फॉलो। देखिए फार्मूला क्या है आपका, टैक्सेबल सैलरी डिवाइडेड बाय आपकी टैक्सेबल इनकम। अगर ये 75% से एक्सीड कर गई, 75% पे भी आप नॉन सैलरीड है, तो 75.00001 भी होगी कहीं पर जाके तो आप सैलरी में चले गए। राइट, ये इसमें इन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है। अब यहाँ स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं सर सैलरी में ये जो टैक्सेबल इनकम है इसमें कौन कौन सी इनकम शामिल नहीं होगी। मैं होने की बजाय क्या कह रहा हूँ, नहीं होगी। पहली बात यह है कि हमने देखा था कि टोटल इनकम में से आप डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस करें तो ये टैक्सेबल इनकम आती है। इसमें एक बात याद रखें, इसमें फिक्स टैक्स यानी सेपरेट ब्लॉक वाली कोई इनकम नहीं आएगी, नहीं आएगी। नॉट, मैं नॉट लिख रहा हूं, टेबल पे नहीं जा रहा। अभी मैं आपको पहले सैलरीड और नॉन सैलरीड का स्टेटस क्लियर कर रहा हूं। इसके आगे एक वर्ड आएगा शेयर फ्रॉम एओपी, उसकी इनकम भी नहीं आएगी। ये दोनों इनकम इसमें शामिल नहीं होगी। कोई ऐसी इनकम जिस पे फिक्स टैक्स लगा हुआ है वो इस डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो शामिल नहीं होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन वगैरह हाथ में रखने के बाद नोट करके फिर मेरा लेक्चर सुना करें, रिकॉर्डेड लेक्चर जो होते हैं। तो इसमें कोई ऐसी इनकम जिस पे सेपरेट टैक्स है, वो फाइनल है या फिक्स है या एओपी का शेयर है, वो इसमें नहीं आएगा, तब जाके उसका स्टेटस होगा। रेट्स अब दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ रेट्स यहाँ पर कम है उससे, 600,000 तक 0% है, इसमें 2.5 है, और इसी तरह ये टैक्स रेट्स मौजूद हैं। 6 स्लैब हैं, सॉरी। चलें जी, ये ज़रा एक इलस्ट्रेशन हमारे सामने है, मैंने कहीं से चोरी की हुई है। इंडिविजुअल हैं जी हमारे पास मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी। टैक्सेबल सैलरी है मिस्टर ए की 9 लाख रुपया, इसकी 1 लाख रुपया, इसकी 6 लाख, इसकी 9 लाख। टैक्सेबल अदर इनकम है इसकी 1 लाख, 10 लाख, 40, 4 लाख और ये। तो इनकी जो टैक्सेबल इनकम थी वो आ गई 10 लाख, 11 लाख, 10 लाख, 11 लाख 50। तो अब क्या करेंगे कि आप इस 9 लाख को इस पे डिवाइड करें तो आंसर आ गया 90%। तो क्या हो गया, सैलरीड केस। अब आ गया इसको 1 लाख को इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 9.9। तो ये क्या हो गया, नॉन सैलरीड केस। ठीक है जी। मिस्टर सी के केस में 6 लाख को आप डिवाइड करें टैक्सेबल के ऊपर तो रेट 60% नॉन सैलरीड। मिस्टर डी के केस में 9 लाख को डिवाइड करें टैक्सेबल इनकम पे 78, तो ये सैलरीड केस आ गया। अब देखिएगा,
अगर मिस्टर ए जो है ये सैलरीड है 10 लाख रुपया है, तो इसके 10 लाख पे सैलरीड होने की वजह से रेट कौन सा लगेगा, ये टेबल 2 वाला, दिस वन। 2.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 600,000। ठीक है, इसमें इसकी में से 6 लाख रुपया आप माइनस करेंगे, तो मैं इसका टैक्स आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। 10 लाख माइनस 1 मिलियन माइनस 600,000 और इसका 2.5%, 4 लाख आ गया। 400,000 इंटू 0.025, तो इसका टैक्स आ जाएगा 10,000 रुपीज़। अब ये 11 लाख रुपया है, तो ये क्या है, नॉन सैलरीड, तो इसके लिए हम नॉन सैलरीड के रेट्स देखेंगे। $11 लाख रुपया कहाँ फॉल करेगा जी, यहाँ पर थर्ड स्लैब के अंदर। 15,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 800,000। तो इसका मैं इधर कैलकुलेट कर दूँ, ज़रा जगह कम है ताकि करने में आसानी हो। 15,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट, अमाउंट से क्या मुराद है, टैक्सेबल अमाउंट, माइनस 8 लाख रुपया। तो 11 लाख में से 8 लाख हम माइनस कर लें, बाकी हमारे पास बच गया 3 लाख। उसका 0.15 लें, प्लस उसमें 15,000 रुपया ऐड करें, तो 60,000 आ गया। अब दोनों का ज़रा फ़र्क देख लें कि इन साहब का सिर्फ 1 लाख रुपया बढ़ने से इनको टैक्स कितना लग गया, 60 लाख रुपया। इनका देखते हैं 10 लाख रुपया, ये भी इसी स्लैब में फॉल करेंगे, राइट। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, 10 लाख रुपया इनके लिए, तो 2 लाख का 15% 30,000 और 45,000 आ गया। तो ये देखिएगा कि इन दोनों की इनकम सेम थी, लेकिन पर्सन के चेंज होने से टैक्स चेंज हो गया, एंड सो ऑन। ये सैलरीड हैं, तो इनकी सैलरी भी उसके अकॉर्डिंगली ही आप कैलकुलेट कर लें। ये हमारी स्लैब में फॉल करेगी, अभी मैंने किया था भूल गया हूँ, 6 लाख पर 2.5%। तो इनकी इसमें से 6 लाख रुपया हम माइनस कर दें और मल्टीप्लाई कर दें 2.5% के साथ। 11,50,000 माइनस 6 लाख इंटू 0.025, तो इनका टैक्स आ गया 13,750। तो ये अगर अब एओपी भी होंगे, मिसाल के तौर के ऊपर आप कहते हैं जी ये मिस्टर सी नहीं बल्कि एओपी है, तो भाई उसके ऊपर भी यही रेट लगेगा। ठीक है, ये इसको भी हम वो देख लेंगे आफ्टर 10 मिनट्स। चलें जी, स्मॉल कंपनी का रेट 20% है, ये 29% है, बैंकिंग कंपनी का 39%, ये याद कर लीजिएगा। एक चीज़ हमारी ये हो गई कि हमने यहाँ पर सैलरीड को और नॉन सैलरीड और एओपी को सीख लिया। अब आते हैं जी हम ज़रा एसएमई के ऊपर कि एसएमई की क्या कंडीशंस हैं, उसके रेट्स क्या मौजूद हैं। ये आपके पास डॉक्यूमेंट है जिसको हम देख रहे हैं, राइट। इस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद एक हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक के बाद इसकी फिर एक्सरसाइज करेंगे ताकि ये हमारा एरिया कंप्लीट हो। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की मैं आपको डेफिनेशन पढ़ चुका हुआ हूँ। रजिस्ट्रेशन इसकी क्या है, SME is required to be registered with FBR on IRS or Small and Medium Enterprises Development Authority on its SME रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर आपको रजिस्टर्ड होना है। 14 शेड्यूल इसका रेफरेंस आपके पास मौजूद है। लें जी, SME के पास 2 ऑप्शन हैं। क्या मैंने कहा, चाहे तो अपने वो टैक्सेबल इनकम पे टैक्स दे, नॉर्मल हालात में जैसे उसका टैक्स बनता है। क्या फ़ायदा होगा, वो कहता है जी वेयर कैटेगरी 1 जो है SME की, एनुअल बिजनेस टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 100 मिलियन।
100 मिलियन तक अगर आपका इस साल का टर्नओवर है तो आपको टैक्स कितना देना है? 7.5%। आप ज़रा इमेजिन करें, कंपनी का 29% है और आपको अपनी टैक्सेबल इनकम का कितना देना? टर्नओवर का नहीं, टर्नओवर सिर्फ ये डिसाइड करेगा कि आप किस क्लास में फॉल कर रहे हैं। और अगर आपका एनुअल टर्नओवर जो है वो 100 मिलियन से एक्सीड करेगा लेकिन 250 तक मौजूद है, यानी 250 से नहीं एक्सीड किया, तो आपको टैक्स इसका डबल लगेगा, 15%। और अगर आपका टर्नओवर 250 मिलियन से एक्सीड कर गया तो आप कंपनी है तो 29% लगेगा। और अगर आप एओपी हैं तो देखें ना, स्मॉल से तो आप निकल ही जाएंगे ना, ऑब्वियसली स्मॉल कंपनी के टर्न से आप निकल जाएंगे। तो एओपी के जो भी रेट्स हैं वो उसका मैक्सिमम स्लैब है 35%, वो वाला रेट फिर आपको लगना शुरू हो जाएगा। अगर इससे एक्सीड कर गए तो फिर आपको ये वाला रेट लगेगा। इसके पास एक ऑप्शन है कि एफटीआर में चली जाए, फिक्स टैक्स लगा ले, फिक्स टैक्स पे कर दे। एफटीआर एक सेपरेट ब्लॉक है, इसका मतलब है फिक्स टैक्स लगा हुआ है। जब एफटीआर का वर्ड आए फाइनल टैक्स रेजीम, उसका मतलब है कि आपके ऊपर फिक्स टैक्स लगा हुआ है। अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। वेयर सेम वही कंडीशन है, एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 100 मिलियन, तो फिर आप क्या करेंगे? उसका जो ग्रॉस टर्नओवर है उसका 0.25% दे दें। ज़रा फ़र्क देखिएगा, यहाँ टर्नओवर पे ही बेस कर रहे हैं और टर्नओवर का 0.2% आप टैक्स दे रहे हैं। वेयर एनुअल बिजनेस टर्नओवर एक्सीड्स 100 मिलियन और 250 से एक्सीड ना करे तो ये डबल हो जाएगा। अब ज़रा मैं थोड़ा सा इसका कंपैरिजन करूं तो आप अगर टैक्सेबल इनकम जो है वो आपकी रेट्स हैं हमारे पास 7.5% और टर्नओवर के ऊपर है 0.25%। दूसरा रेट हमारा है 15% और 0.5%। अगर आपकी जो टर्नओवर है ये आपका बेस कर रहा है टैक्सेबल इनकम पे और ये आपका बेस कर रहा है ग्रॉस टर्नओवर के ऊपर। यहाँ पर क्या है कि आपका जो टर्नओवर है, मैं समरी बना रहा हूँ इसकी, वो लेस देन और इक्वल टू हो 100 मिलियन के और यहाँ पर ग्रेटर हो 100 मिलियन के और लेस देन इक्वल टू हो 250 मिलियन के। तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप ए कैटेगरी में हैं तो आप चाहें तो 7.5% टैक्स दे दें या 0.25% टैक्स दे दें, ऑप्शन आपके पास है। कैटेगरी 2 में है तो आप 15% टैक्सेबल इनकम का टैक्स दे दें या 0.5% टैक्स इसका दे दें। अब ज़रा मैं थोड़ा सा एफटीआर को एक्सप्लेन कर दूं। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम जो है इसके दो विंग्स हैं इसका पहली चीज़ ये है कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में फिक्स टैक्स लगे होते। इसकी बेसिक क्वालिटी ये है कि इस पे फिक्स टैक्स रेट लगे हुए हैं। एक ऐसी इनकम जिसमें एक्सपेंसेस आपको अलाउ हैं, ठीक है, उसको एफटीआर नहीं कहते, उसको सिर्फ हम सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम कहते हैं। और ऐसी इनकम जिसमें एक्सपेंसेस अलाउ ना हो, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 169, इसको ये सेक्शन गवर्न करता है, उसको हम एफटीआर कहते हैं दोनों ही सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, लेकिन जिस इनकम पे एक्सपेंसेस अलाउ ना हो उसको एफटीआर कहते हैं। आप देखें यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इस दोनों कंडीशन में आपको एक्सपेंसेस अलाउ नहीं है। ये एक्सपेंसेस से ऊपर वाली फिगर है जिसके ऊपर आप टैक्स दे रहे हैं, जबकि टैक्सेबल इनकम में, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये हमारी एनटीआर है, रजीम है, और ये एफटीआर रजीम है।
क्योंकि टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हुए आप एक्सपेंसेस को माइनस कर रहे हैं। अंडरस्टैंड, ये आपका इसमें है। लेकिन इस एनटीआर को सेपरेट ब्लॉक नहीं कह सकते क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये रेट लगे हुए हैं, ये बात याद रखें। नॉर्मली ये जो वर्ड आपको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का मिलेगा ये इनकम के ऊपर है, इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक है एज अ होल पर्सन, इस पर्सन पे जो टैक्स रेट पूरे पर्सन पे लग जाते हैं, नॉर्मली इस पर्सन को हम एफटीआर एनटीआर इस नहीं कहते, ये नॉर्मल रजीम में ही चल रहा होता है। इसके अंदर जो ये इनकम अर्न कर रहा होता है ना, उस इनकम पे जो टैक्स रेट लगते हैं उस इनकम को हम नॉर्मली एक्सेप्शंस आर देयर, हम एफटीआर या एनटीआर की हम बात कर रहे होते हैं। एज अ होल किसी पर्सन के ऊपर जो टैक्स लगता है वो एज अ पर्सन जो मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं, वो इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, इस तरह से वो होगा जिसको हम आगे लेकर चलते हैं। ठीक है जी। इसके लिए मैंने क्या किया, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका हुआ है, इसलिए मैंने क्या किया, एक डेटा सेट बनाया जिसके अंदर हमारे पास 4 कंपनीज हैं, ए, बी, सी और डी। 3 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं और एक हमारे पास क्या है, ट्रेडिंग कंपनी है, राइट। तो इसको हम ब्रेक करते हैं। आप भी बेशक यहाँ पर वीडियो को रोकें, रोकने के बाद आप इसके अंदर एज अ कंपनी उसका टैक्स कैलकुलेट करें, एज अ स्मॉल कंपनी टैक्स कैलकुलेट करें और एज अ स्मॉल एसएमई टैक्स कैलकुलेट करें। तो आपको टैक्स मैनेजमेंट करने में आसानी होगी कि भी किस स्लैब के अंदर ये बेहतरीन ऑप्शन में ये जाएगा। और एसएमई के अंदर भी आगे 2 ऑप्शन पे कैलकुलेट करें, अगर ये एनटीआर में जाए तो टैक्स क्या होगा, अगर ये एफटीआर में जाए तो टैक्स क्या होगा। तो 4 लाइनों में हमारा आंसर आएगा, फिर हमें अंडरस्टैंड होगा। तो अभी मैं जाने से पहले आपको दोबारा बता दूं, ये वो विंडो थी जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था कि साहब पर्सन के चेंज होने से क्या मुराद है। अभी हम कंपनी की टैक्सेशन के ऊपर चल रहे हैं, हम इस मॉड्यूल के ऊपर हैं कि कंपनी को कैसे टैक्स लगाया जाता है, ये वाली चीज़ है। ठीक है, ब्रेक के बाद आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, अभी हमारे पास 3-4 कंपनीज़ हैं जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रही हैं, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड और डी लिमिटेड। मैंने चालाकी से ये किया कि जो ए लिमिटेड है उसका यहाँ से 1 डिलीट कर दिया ताकि सारी कैटेगरी जो है वो हमारी समझ में वो आ जाए। अब देखिएगा, ये जो डेटा आपको नज़र आ रहा है इसकी हमने कैलकुलेशन करनी है। पहले तो हम इनका 2 चीज़ें हम एक्सेल शीट पे लिख लेते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी हो। ये मैं एक्सेल शीट को ओपन कर लेता हूँ और एक्सेल शीट के अंदर हम इस डेटा को फीड कर लेते हैं। ठीक है जी। एक्सेल शीट में हमारे पास जी जो ए लिमिटेड कंपनी है, एक ए लिमिटेड कंपनी, बी लिमिटेड कंपनी, सी लिमिटेड कंपनी और डी लिमिटेड कंपनी। ठीक है जी, ये हमारे पास 3 कंपनीज आ गई। इनका मैं यहाँ पर टर्न ओवर लिख लेता हूँ और यहाँ पर हम टैक्सेबल इनकम लिख लेते हैं। टैक्सेबल इनकम ये मैं लिख लेता हूँ। ठीक है जी। तो टर्नओवर जो है वो पहला है 84125। 84125 मैं इसकी अमाउंट्स सारी पूरी लिख लेता हूँ जी। जो मैं सिलेक्ट ए कर लूँ और होम पे जाके मैं इसको कॉमा में लगा दूँ और ये कर दूँ। ठीक है जी। और इसका जी टैक्सेबल इनकम है हमारे पास 2290। ठीक है जी, ये आ गई। बी का हम देखते हैं, बी के पास है जी 230,125 टर्नओवर है इसका। ये हमारे पास, क्योंकि हमें 2 ही फिगर चाहिए, टर्नओवर और
235,125 235,125,000 और इसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो है 3290 ये आ गई हमारे पास। सी लिमिटेड जो है वो हमारे पास है जी 284,125 और इसकी जो टैक्सेबल इनकम हमें नज़र आ रही है वो ये वाली 55,745,000 ठीक है जी। और थर्ड है हमारे पास 17,880 नहीं 214,125 और इसकी टैक्सेबल इनकम हमारे पास है जी 25245 ये आ गई हमारे पास। राइट जी, ये हमारे पास डेटा आ गया। ये पहली तीनों कंपनीज क्या हैं जी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, ये मैं ज़रा स्क्रीन को सीधा करके इजी होके ज़रा मैं काम कर लूँ। ठीक है जी, आपको स्क्रीन आपके साथ शेयर है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये भी मैन्युफैक्चरिंग है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन ये ट्रेडिंग कंपनी है। ओके, इसका ज़रा मैं विड्थ को ज़रा सेट कर लूँ। सबसे पहले हम इसकी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हम लेते हैं कि जी हम इसको नॉर्मल कंपनी के तौर पे ट्रीट करें। नॉर्मल कंपनी में हम लेंगे तो इसकी जो टैक्सेबल इनकम है उसका 0.29 इज इक्वल टू दिस इंटू 0.29, ये टैक्स आ गया जी और ये आ गया। अब देखिएगा कि ये हमने नॉर्मल कंपनी लिया। अब हम दूसरी ऑप्शन में कहते हैं कि अगर ये स्मॉल कंपनी हो, अब देखिएगा कि ये स्मॉल कंपनी हो सकती है अगर, क्योंकि इसका 250 मिलियन से टर्नओवर कम होना चाहिए, तो इसको तो हम स्मॉल कंपनी कह सकते हैं अगर इसके बाकी कैपिटल और एम्प्लॉयज़ की कंडीशन पूरी होती हैं। ये भी हो सकती है स्मॉल कंपनी, ये भी हो सकती है स्मॉल कंपनी, राइट। ये दोनों नहीं हो सकती, ये दोनों स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। ये देखिएगा तो नॉर्मल कंपनी का रेट कितना है 29%। मैं इस कॉलम को परसेंटेज में कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है जी, तो स्मॉल कंपनी का रेट कितना होगा 20%। तो अब ज़रा हम अगर इसको, तो स्मॉल कंपनी किस पे टैक्स होगी, टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो आपको नज़र आ रही है इंटू 0.2। आप ज़रा देखिएगा तो एज अ स्मॉल कंपनी आप देखें तो इनको टैक्स कितना लग रहा है। नहीं, ये तो हो नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकती। ठीक है जी, ये दोनों जो हैं इनको तो हम स्मॉल कंपनी नहीं कह सकते। ये वाली, ये क्यों, क्योंकि इसका जो टर्नओवर अगर आप देखें तो वो 250 मिलियन से एक्सीड कर रहा है, इन दोनों का टर्नओवर जो है, राइट। ये दोनों चीज़ें हो गई, तो ये दोनों हो सकती थी, लेकिन इसके अंदर हमने अज्यूम कर लिया कि इसका कैपिटल और बाकी चीज़ें वो पूरी हैं। अब चलते हैं ज़रा एसएमई के ऊपर कि एसएमई अगर हम इसको कंसिडर करें तो एसएमई की दो ऑप्शन थी एनटीआर में, जो कि टैक्सेबल इनकम के ऊपर लगेगा, और एफटीआर में ये किस पे लगेगा, ग्रॉस टर्नओवर के ऊपर ये टैक्स लगेगा। ठीक हो गया। अब ज़रा इसको वन बाय वन लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम देखते हैं ए लिमिटेड कंपनी को, इसका टर्नओवर जो है वो 84 है। तो ये इसकी मैं साथ साथ कैटेगरी भी लिख देता हूँ। इसकी कैटेगरी जो है, मैं इसका कलर चेंज कर दूं ताकि आपको काम करने में आसानी हो, आप समझने में आसानी हो। ये कैटेगरी कौन सी है, इसकी जो कैटेगरी है, इसकी कैटेगरी 1 है, क्योंकि 100 मिलियन से कम है ना, 100 मिलियन तक है, तो इसको हम कहेंगे इसकी कैटेगरी 1 है, राइट। दूसरी जो है ये 100 मिलियन से बढ़ गई तो इसकी कैटेगरी कौन सी है, 2, राइट। थर्ड जो है
ये 250 मिलियन से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बढ़ गई, राइट। तो इसलिए ये एसएमई नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। थर्ड जो है ये 214 से 250 से तो कम है, ये देखें, लेकिन दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ये ट्रेडिंग कंपनी है, लिहाजा इसके ऊपर भी ये भी एसएमई नहीं बन सकती। अब देखिएगा ए लिमिटेड का, अगर हम इसको टैक्सेबल करें, टैक्सेबल इनकम के ऊपर बेस करें, तो इसकी टैक्सेबल इनकम ये वाली है। और अब देखिएगा ज़रा रेट्स में आपको दिखाता हूँ इसके। कैटेगरी जो 1 है, राइट, उसका रेट टैक्सेबल इनकम का है 7.5%। तो इसके ऊपर कौन सा रेट लगेगा? 7.5%, राइट। ये इसको ज़रा मैं इधर कर दूँ जी, ये आ गया। तो इसके ऊपर हमारा जो टैक्सेबल इनकम है उसका 7.5% टैक्स लगेगा। और कैटेगरी 1 के ऊपर अगर ये टर्नओवर की बेस पे जाए तो फिर देखिएगा कि इसका रेट कितना है, टर्नओवर का 0.25। ये ज़रा आपने नोट करना है। मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर इसको कलर दे देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको हम जो कलर दे देते हैं वो ग्रीन कर देते हैं और इसके टैक्स को भी ग्रीन कर देते हैं, राइट। इन सब के ग्रीन, और इनका जो टर्नओवर है इसको हम ब्लू कलर में कर देते हैं ताकि आपको करने में समझने में आसानी हो। और इसका ये जो टैक्स है इसको भी हम ब्लू कलर में कर देते हैं और इसको हम ग्रीन कलर में कर देते हैं। ये वाला जो है दिस वन, ये वाला, ठीक हो गया जी। तो ये हो गया पहला, तो इसका हो गया कैटेगरी 1 का 7.5%। मैं इसको यहाँ लिख दूँ, ये ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, अब ये टर्नओवर की बेस के ऊपर कैटेगरी 1 जो है वो टर्नओवर ब्लू में आ रहा है ना, तो ये होगा 0.25%। इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिएगा कैटेगरी 1 इसका टर्नओवर की बेस पे है 0.25, इसको ज़रा नोट करें। तो हम यहाँ पर जो टर्नओवर है उसकी बेस के ऊपर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसका ये टैक्स बनता है। ये जो बी लिमिटेड है दिस वन, ये कैटेगरी 2 में फॉल कर रही है, एसएमई की कैटेगरी 2 में फॉल कर रही है और इसका रेट डबल हो जाएगा इससे। देखिएगा कैटेगरी 2 का डबल रेट हो गया, इस तरह टर्नओवर भी इसका डबल हो गया। ये भी हम कर लेते हैं, इसको हम इधर करें तो ये हो गया 15% और 0.25 को लें तो 0.5%, ये हो गया 0.5%, ये हो गया। इसी तरह अगर हम ये देखिएगा इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ और जो टर्नओवर टैक्स है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस अमाउंट के साथ। अब देखिएगा ज़रा कि एसएमई कैटेगरी 1 के अंदर हमने इसकी टैक्सेबल इनकम का 7.5% तो लिया, तो ये आ गया। और इसका जो टर्नओवर था उसका हमने 0.25% लिया, तो ये आ गया। हमारे पास अमाउंट आ गई। जो कैटेगरी 2 की कंपनी है उसके पास उसका 15% हमारे पास जो है वो ये आ गया, और टर्नओवर का हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास 11.1 मिलियन ये आ गया। अब अगर आप इसकी मैनेजमेंट देखें तो इसको कितनी तरह के टैक्स लग सकते हैं, 1, 2, 3 और 4। और अगर इसमें हमें ऑप्शन देखें टैक्स मैनेजमेंट करनी हो तो इसको एज एम एसएमई रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन इसके पास है वो 210 जो है 313, ये इसके पास टैक्स आ रहा है। 3 इसके पास ऑप्शन थी, मैं साइड पे यहाँ कर दूँ। ए ऑप्शन, उसके बाद स्मॉल कंपनी की बी ऑप्शन, आप टैक्स एसएमई टैक्सेबल एनटीआर में जाएं सी ऑप्शन, और एसएमई डी टर्नओवर पे दें तो डी ऑप्शन आपके पास ये वाली आ गई। ठीक है, अब इसकी अगर ऑप्शन आप देखें तो इसका भी सबसे बेहतरीन जो इसके पास ऑप्शन आ रही है इन ए बी सी में, इसके पास भी ये वाली ऑप्शन आ रही है। ठीक है,
और अगर सी और डी को देखें तो सी और डी के पास जो ना तो ये एसएमई हो रही हैं सी और डी, ना ही एज अ स्मॉल कंपनी में ये जा रही, लेकिन नहीं, हम इसको तो स्मॉल कंपनी ले सकते हैं ना, 214 है इसका, ये तो स्मॉल कंपनी हो सकता है और स्मॉल कंपनी का इंटू 0.2 ये आ सकती है इसके पास ऑप्शन। तो इसका हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके पास जो है एज अ स्मॉल कंपनी ये रजिस्टर्ड हो जाए, इसको टैक्स लगेगा। ये आपके सामने जो फ्रेम मैंने आपको दिया है इसमें हमारे पास 4 कंपनीज थी, मैंने इन चारों का टैक्स, अब अगर आपके पास एग्ज़ाम के अंदर, ये मैं एरो ज़रा डिलीट कर दूं ताकि आपको कंफ्यूज ना करें। तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन थी वो मैंने आपके सामने ये प्लेस कर दी है, ठीक है जी। ये इसको बाद में मैं सेव कर लूँ। ये मैंने आपके सामने ये प्लेस कर दी कि इनके पास बेस्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से अभी हमने जो चीज़ सीखी है वो ये है कि एक कंपनी नॉर्मल कंपनी भी हो सकती है, स्मॉल कंपनी भी हो सकती है, राइट। मैंने यहाँ स्मॉल कंपनी लिखा नहीं है, मैं लिख दूँ ताकि मुझे एज अ स्मॉल कंपनी, ये इसको हम कहेंगे कि ये स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती ताकि आपको समझने में आसानी हो। एसएमई होगी तो हमें कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में देखना पड़ेगा। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 किस पे बेस करेगी? आपके टर्नओवर पे बेस करेगी। उसकी बेस के ऊपर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, चाहे तो एनटीआर में टैक्सेबल इनकम पे चले जाएं या एफटीआर में ग्रॉस टर्नओवर की बेस के ऊपर चले जाएं। तो ये नीचे हमने इसके जो लास्ट कॉलम है उसके अंदर बताया कि बेस्ट ऑप्शन, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है, उसके लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए। तो चलते हैं अपने इशू के ऊपर। हमारा जो इशू था, जो हमने अभी स्टार्ट किया था, उसके अंदर आप देखें तो हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं आपके साथ वो है कि सैलरीड और नॉन सैलरीड को कैसे डिसाइड करेंगे, राइट। और नॉन सैलरीड और एओपी के रेट्स को कैसे देखेंगे, सैलरीड के रेट्स को कैसे देखेंगे, कंपनी की कितनी टाइप्स हैं, नॉर्मल कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, एनपीओ है, राइट। और उसके बाद नॉर्मल और स्मॉल कंपनी की टैक्सेशन कैसे होगी, बिल्कुल सिंपल मैंने आपको वो बता दिया। और अगर स्मॉल कंपनी, नॉर्मल कंपनी या कोई एओपी अगर वो एसएमई के तौर पे रजिस्टर्ड हो तो उसको क्या एडवांटेज मिलेगा, राइट। इसको भी हमने उसमें जाके डिस्कस किया है। उसके बाद एसएमई को क्या एडवांटेज मिलेगा, एसएमई को एक एडवांटेज ये मिलेगा कि उसके रेट्स कम हैं, नॉर्मल भी और एफटीआर के भी, ठीक है। और उसकी हमने कैलकुलेशन आपको यहाँ पर ये दिस वन ये शो करवाई है। मैं इसका सेव करके इसको वहाँ पर भी मैं ले जा सकता हूँ। यहाँ पर हम इसकी इलस्ट्रेशन को भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गई जी हमारे पास, मैंने आपके सामने इसको वाइट बोर्ड के ऊपर भी सेव कर दिया ताकि आपको ये बात समझ आ जाए, ठीक है जी। ये आपके सामने टेबल है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर शो किया हुआ है, राइट जी। तो ये था अभी का हमारा सेगमेंट जिसके अंदर हमने पर्सन को किया आप डिटेल के साथ। अब आपने क्या करना है, सेक्शन 80 को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। सेक्शन 2 की मैंने कुछ डेफिनेशंस आपको बताई हैं, स्मॉल कंपनी की, एसएमई की मैंने आपको बताई है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन ज़रा देख लीजिएगा कि उसके अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें हमारी शामिल हैं। उसको बाद में जाके नॉन रेजिडेंट के अंदर जाके भी हम इंशाल्लाह डिस्कस उसमें करेंगे, राइट। तो इन चीज़ों को पहले देखें। एक हमने मॉड्यूल कंप्लीट किया पर्सन और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट होगा कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पर्सन में क्या फ़र्क होता है, उसकी टैक्सेशन कैसे की जाएगी, ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।